बच्चों नमस्कार। शिवाजी की पाठशाला में आपका स्वागत है। बच्चों आज मैं आपको जीव जगत के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये कक्षा 6 की आपकी पाठ्य पुस्तक है विज्ञान की, उसकी इकाई 6 जीव जगत। इस चैप्टर को करने के बाद हम लोग क्या क्या समझ पाएंगे, इसको ध्यान देंगे आप। सबसे पहले इसमें सजीवों के लक्षण, सजीव एवं निर्जीव में अंतर समझेंगे हम। सजीव जो होते हैं उनके लक्षण क्या होते हैं और सजीव और निर्जीव में अंतर क्या होता है। कोशिका एवं सूक्ष्म जीवों का सामान्य परिचय पढ़ेंगे, सजीवों का वर्गीकरण पढ़ेंगे और पौधों के विभिन्न भागों की संरचना व कार्य और पौधों के विभिन्न अंगों का रूपांतरण। देखिए यहाँ पर जीव जगत के बारे में पढ़ा जा रहा है और आप जानते हैं जीव जगत जो है ये सब सजीव ही हैं। सजीव होने का सबसे बड़ा प्रूफ क्या होता है बच्चों कि सजीव यानी ऐसे जीव जिनके जो सांस लेते हैं, ऐसे जीव जो क्या करते हैं, जो ग्रोथ करते हैं यानी कि वो बढ़ते हैं समय के साथ, ठीक है। ऐसे जीव जिनके अंदर कई प्रकार की जैविक क्रियाएं होती हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये सब चीज़ें हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो सजीवों के लक्षणों के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आज का टॉपिक हमारा होगा सजीवों के लक्षण क्या होते हैं। और जब सजीवों के लक्षण हम जान लेंगे तो क्योंकि ये लक्षण निर्जीव में नहीं होते तो इसलिए सजीव और निर्जीव के अंतर को भी आप स्पष्ट कर पाएंगे, अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं ज़्यादा समय न लेते हुए। आपने अपने चारों ओर पाए जाने वाले पशु पक्षी, पेड़ पौधे, पत्थर, पहाड़, नदी नाले आदि से भली भांति परिचित हैं। भाई देखिए आप अपने आसपास में पशु पक्षी देखते हैं, पेड़ पौधे देखते हैं बच्चों, पत्थर, पहाड़, नदी नाले ये सब देखते हैं कि नहीं देखते हैं। इनसे आप परिचित हैं, आपके गांव में भी हैं ये। हम यह भी जानते हैं कि इनमें से कुछ में जीवन है और कुछ में जीवन नहीं है। मछली, खरगोश, हिरन, तोता, गिलहरी, मनुष्य तथा पेड़ पौधे सब क्या हैं, ये सब सजीव हैं। क्यों हैं अभी देखिएगा। जबकि पत्थर, चट्टान, जल आदि निर्जीव हैं। और सजीवों में कुछ ऐसे लक्षण पाए जाते हैं जो इन्हें निर्जीवों से अलग करते हैं। आइए जाने कि सजीवों के क्या लक्षण हैं। जैसे अभी हम लोग हैं, हम लोग क्या हैं, हम सजीव हैं, लेकिन जिस मोबाइल का हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं वो क्या है, वो निर्जीव है। जो बुक्स का हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं वो निर्जीव है। तो कहने का मतलब क्या है कि सजीवों निर्जीवों में कुछ उसके लक्षण होते हैं सजीवों के। उन लक्षणों को हम समझने जा रहे हैं। सजीवों के क्या लक्षण हैं देखिए, एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं। सजीवों का लक्षण क्या है, सभी जो जीव होते हैं बच्चों वो पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, संवेदनशीलता जैसी क्रियाएं अनवरत उनमें होती रहती हैं और इन्हें हम जैविक क्रियाएं कहते हैं। देखिए जैविक क्रियाओं की मैं बात आपसे कर रहा था, यानी कि पोषण की क्रिया उसके अंदर होगी, श्वसन होता रहेगा, उत्सर्जन भी होगा, संवेदनशील होते हैं वो, ठीक है। ये क्रियाएं अनवरत होती रहती हैं, अनवरत मतलब लगातार होती रहती हैं और इन्हीं सारी क्रियाओं को हम जैविक क्रियाएं भी बोलते हैं। एक एक करके हम एक एक क्रिया के बारे में जानते हैं। देखिए पोषण क्या होता है इसके बारे में मैं चर्चा पहले भी कर चुका हूँ और कक्षाओं के अंदर। शरीर को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह ऊर्जा भोजन से प्राप्त होती है और हम जानते हैं कि हरे पौधे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड तथा मिट्टी से जल प्राप्त करके सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं, इसलिए ये स्वपोषी कहलाते हैं। बने हुए भोजन को पौधे फूल, फल, बीज, जड़, तना तथा पत्ती आदि में संग्रहित करते हैं। कुछ जंतु, देखिए यहाँ तक मैं आपको समझाता हूँ, उसके बाद मैं आगे बढ़ाता हूँ। ये यहाँ पे देखिए एक चित्र बना हुआ है, इसको ध्यान से देखिए। चित्र हो सकता है बहुत साफ़ सुथरा ना हो लेकिन आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर जो दिया गया है एक पौधा है, इस पौधे में पत्तियाँ दी गई हैं बच्चों। ये पत्तियाँ हैं, ये हरे रंग की होती हैं और हरे रंग की इसके अंदर पर्णहरित पाया जाता है जो इसको हरा रंग प्रदान करता है, जिसको इंग्लिश में क्लोरोफिल भी कहते हैं। ठीक, क्या बोलते हैं बच्चों, क्लोरोफिल बोलते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे सूर्य का जो प्रकाश है इसको बोलते हैं सौर ऊर्जा। ये किसको मिलती है, पत्तियों को मिलती है। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड जो कि वायुमंडल में हमारे बहुत ज़्यादा है वो भी पत्ती को मिलती है, ठीक है। और इसके अलावा जल जिसको हम बोलते हैं H2O,
ये जड़ के माध्यम से ऊपर पत्तियों में चला जाता है। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि ये स्वपोषी कहलाते हैं। अब ये स्वपोषी का मतलब होता है स्वयं का पोषण करने वाले। स्वपोषी क्या होते हैं बच्चों? स्वयं का पोषण करने वाले या खुद का भोजन बनाने वाले। लेकिन ये अकेले ऐसे नहीं बना पाएंगे। पौधे की हरी पत्तियां जो होती हैं वो पौधे का रसोई घर कहलाती हैं। ठीक है, और इसीलिए इसके अंदर किस किस चीज़ की ज़रूरत होती है? और पौधे की हरी पत्तियां पौधे का रसोई घर कहलाती हैं। और इस रसोई घर के अंदर जो ऊर्जा का मेन स्रोत है वो सौर ऊर्जा है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस चाहिए जो कि वायुमंडल में उपस्थित होती है, वो मिल जाती है। ठीक, क्लोरोफिल इसके अंदर होता ही है। और जल की आवश्यकता बच्चों होती है। इसको H2O बोलते हैं। तो जल जो है जड़ों के माध्यम से यहाँ पहुँच जाता है ऊपर। तो कहने का मतलब क्या है बच्चों, यहाँ पर हम एक चीज़ नोट कर रहे हैं कि एक तो जल और दूसरा CO2 और तीसरा यहाँ पे सूर्य का प्रकाश। इन चीज़ों की ज़रूरत होती है। और चौथी जो इसके अंदर ज़रूरत होती है वो होती है क्लोरोफिल की। किसकी ज़रूरत होती है? क्लोरोफिल। ठीक है, तो एक क्लोरोफिल की ज़रूरत है। तो कहने का मतलब क्या है कि क्लोरोफिल भी चाहिए जो प्रकाश की ऊर्जा को इस्तेमाल करता है। तो और क्लोरोफिल की वजह से ही पत्तियों का जो रंग होता है वो हरा होता है। अब यहाँ देखिए, ये जो प्रक्रिया है, अब ये क्या होगा, जब ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो जाएगी तो ये जो है क्या बनाएगा? कार्बोहाइड्रेट बनाएगा, जिसको मंड भी बोलते हैं। क्या बनाएगा? कार्बोहाइड्रेट बनाएगा। ठीक, जिसको मंड भी कहा जाता है। ठीक, और इसके अलावा ये क्या निकालते हैं? ये ऑक्सीजन भी निकालते हैं जो हमें जीने के लिए आवश्यक है। तो पत्तियों में क्लोरोफिल होना ज़रूरी है बच्चों। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बोलते हैं इसको, जिसके द्वारा हरे पौधे अपना भोजन बनाते हैं। तो हरे पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, लेकिन बनाते कैसे हैं? उसके लिए सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता है, कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता है, पानी की आवश्यकता है और क्लोरोफिल उसके अंदर होना चाहिए। ठीक है, ये सब चीज़ें मिलेंगी पौधे को। तो पौधा कार्बोहाइड्रेट बनाएगा जिसको मंड कहा जाता है, स्टार्च कहा जाता है। इसके अलावा वो ऑक्सीजन बनाएगा जो ऑक्सीजन हमारे जीने के लिए बहुत ज़रूरी है। यदि ऑक्सीजन नहीं होगी तो हम 1 मिनट भी जी नहीं सकते, हमारी मौत निश्चित है। तो यहाँ पे आपने देखा पौधों को स्वपोषी कहा जाता है और ये गुण जो है पौधों के अंदर होता है। ठीक है, और जो ये भोजन बनाते हैं वो अपनी ग्रोथ के लिए तो ये भोजन की इनको आवश्यकता है ही। यानी कि जो पौधा बढ़ता है, धीरे धीरे छोटे से बड़ा होता है, ये जो भोजन बनाते हैं उसके ही कारण होता है। लेकिन जो बच जाता है वो क्या करते हैं पौधे अपने फूलों में, उसको फलों में, बीज में, जड़ में और तने के अंदर उसको बचे हुए भोजन को संग्रहित कर लेते हैं, यानी स्टोर कर लेते हैं, और वही हम सब खाते हैं। देखिए, कुछ पौधों की पत्तियां खाते हैं, कुछ पौधों के फूल खाते हैं, कुछ पौधों के फल खाते हैं, कुछ पौधों की सब्जियां खाते हैं, है ना, और कुछ पौधों की जड़ें खाते हैं। तो ये सब कुछ जो हम लोग खाते हैं, ये जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है पौधों के अंदर, उसी क्रिया के कारण जो उसमें भोजन बनता है, जिसके कारण वो बढ़ते भी हैं और उसी के कारण हमको भोजन भी प्राप्त होता है। आगे देखिए बच्चों, अब बात करेंगे हम जंतुओं की। तो कुछ जंतु अपना भोजन पेड़ पौधों से प्राप्त करते हैं, उन्हें शाकाहारी कहते हैं। शाकाहारी मतलब साग सब्जियों से, इसलिए शाकाहारी करते हैं जो पूरी तरीके से पेड़ पौधों से प्राप्त अपने भोजन को ग्रहण करते हैं। जैसे बकरी है, हिरन है, चूहा है, ये सब क्या है? ये शाकाहारी हैं, क्योंकि ये जो है अपना भोजन हमेशा किससे करते हैं? पेड़ पौधों से ही ग्रहण करते हैं। कुछ जंतु शाकाहारी जंतुओं को अपना भोजन बनाते हैं, जैसे उन्हें मांसाहारी कहते हैं। जैसे शेर है, चीता है, बिल्ली है, ये क्या करते हैं? बिल्ली चूहे का शिकार करती है, चीता जो है वो हिरन का शिकार करता है, शेर भी हिरन का शिकार करता है ना। तो ये सब मांसाहारी हैं, इनको मांस ही चाहिए, इसके अलावा ये कुछ और खाते नहीं हैं, ये दूसरे जंतुओं खाते हैं। ये सब ऐसे जीव जो अपना भोजन पेड़ पौधों
एवं अन्य जंतुओं अर्थात दोनों स्रोतों से प्राप्त करते हैं उन्हें सर्वाहारी कहा जाता है। जैसे मनुष्य है, कॉकरोच है आदि। तो मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो कि जंतुओं का भी, इसमें जंतुओं के मांस को भी खाता है और इसके अलावा वो पेड़ पौधों से बने हुए उत्पादों का भी इस्तेमाल करता है। तो कहने का मनुष्य दोनों, तो शाकाहारी भी हो सकते हैं मनुष्य, मांसाहारी भी। मांसाहारी तो प्योर मनुष्य नहीं मिलेगा आपको कोई भी, लेकिन शाकाहारी मिल सकता है। और इसके अलावा सर्वाहारी यानी कि दोनों चीज़ें खाने वाला। कॉकरोच भी इसी प्रकार का एक उदाहरण है जो कि कुछ वो भी खाता है अपना, क्या नाम है, पेड़ों से बनी हुई चीज़ें। और इसके अलावा जो है वो और क्या खाता है, वो कीड़े भी खा लेता है। कहने का मतलब ये भी सर्वाहारी में आता है। इसके अलावा ये आपने देखा पहला पोषण। तो पहले हमने पोषण की बात की। ये पहला गुण जो है ये सजीवों का गुण है कि सभी सजीव पोषण करते हैं। उसमें हमने पेड़ पौधों की बात की बच्चों, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा वो पोषण ग्रहण करते हैं। दूसरा हमने जंतुओं की बात की जो कि पेड़ पौधों पे आश्रित हैं और इसके अलावा अपने भोजन के लिए जंतुओं पे भी आश्रित हैं। अगली बात होती है श्वसन की। देखिए इस क्रिया में सभी जीव जिसमें जंतु और पौधे दोनों आते हैं ऑक्सीजन गैस ग्रहण करते हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं। सांस लेने पर वायु के साथ ऑक्सीजन गैस शरीर के अंदर फेफड़ों द्वारा ग्रहण की जाती है। ऑक्सीजन द्वारा भोजन का ऑक्सीकरण होता है। क्या होता है? ऑक्सीकरण हो जाता है बच्चों, ठीक है। भोजन का ऑक्सीकरण होता है जिसके फलस्वरूप ऊर्जा तथा कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और इस ऊर्जा का उपयोग हम दैनिक कार्य में करते हैं। देखिए हमने आपको बताया था कि जो जीव जंतु हैं वो श्वसन करते हैं। क्या करते हैं? सभी जीव जंतु, चाहे वो पेड़ पौधे हों चाहे वो जीव जंतु हों, वो सभी श्वसन की क्रिया करते हैं। श्वसन का मतलब क्या होता है? ऑक्सीजन को अंदर ग्रहण करना। जो पेड़ पौधों से हमें ऑक्सीजन मिलती है उस ऑक्सीजन को हम अपनी नाक के द्वारा, नासा गुहा के द्वारा, है ना, जो नाक बोलते हैं हम ना, उससे हम नाक को अंदर लेते हैं और वो हमारे फेफड़ों तक जाती है, ठीक है। और क्या छोड़ते हैं हम लोग? कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देते हैं, CO2। और ऑक्सीजन क्या करते हैं? ग्रहण कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। ये प्रक्रिया चलती रहती है और इसी को श्वसन कहते हैं। सांस लेने पर वायु के साथ ऑक्सीजन गैस शरीर के अंदर फेफड़ों में जाती है और ऑक्सीजन द्वारा भोजन का क्या हो जाता है? ऑक्सीकरण होता है। यदि हमारे शरीर में ऑक्सीजन नहीं जाएगी तो हम मर क्यों जाते हैं? इसलिए क्योंकि ऑक्सीकरण की प्रक्रिया बंद हो जाती है। और ऑक्सीकरण की प्रक्रिया बंद होने का मतलब ये है कि कोशिकाओं में ऑक्सीजन नहीं जाएगी और वहाँ पर ऑक्सीकरण की प्रक्रिया नहीं होगी और ऑक्सीकरण की प्रक्रिया के फलस्वरूप ही हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। और उसमें जो ऊर्जा प्राप्त होती है और उसी ऊर्जा से कार्बन डाइऑक्साइड भी बनती है। तो ऊर्जा जब निकलेगी उसमें से, जैसे आपने मान लीजिए कोई चीज़ जलाई, कोई चीज़ आपने ईंधन जलाया, कंडे जलाए, तो कंडे जलाए या लकड़ी जलाई या गैस जलाई, तो उसमें से ऊर्जा तो निकले रही है, ऊष्मीय ऊर्जा, लेकिन इसके अलावा उसमें से कुछ कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलती है। इसी प्रकार से हमारी जो कोशिकाएं होती हैं बच्चों, उन कोशिकाओं के अंदर क्या होता है? ये ऑक्सीजन जाती है और ऑक्सीजन जाने के बाद वहाँ पर ऊर्जा का कैसे बनती है? जब ये ऑक्सीजन जाती है और जो हम भोजन करते हैं उस भोजन के द्वारा ग्लूकोज जब वहाँ पे जाता है तो ग्लूकोज और ऑक्सीजन दोनों मिलके बच्चों जो है आपस में अपक्रिया करते हैं और अपक्रिया करके ऊर्जा देते हैं। और ऊर्जा के अलावा कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलती है और ये कार्बन डाइऑक्साइड हम जब सांस को बाहर छोड़ते हैं तब ये बाहर निकलती है, ठीक है। और हम कहते हैं कि ऊर्जा का इस्तेमाल हम लोग किस में करते हैं? अपने कार्यों को करने में करते हैं। तो हमारे शरीर में जितनी ऊर्जा होगी उतना ही हम कार्य करते हैं बच्चों। भिन्न भिन्न प्राणियों में श्वसन अलग अलग अंगों द्वारा होता है। जैसे मनुष्य में फेफड़े द्वारा और मछली में गलफड़ों द्वारा और पानी में रहने वाले मेढक में त्वचा द्वारा और ज़मीन पर रहने वाले पर फेफड़ों द्वारा। तो देखिए जो पानी में रहने पर मेढक जब पानी में रहता है तो वो त्वचा के द्वारा जो है श्वसन करता है, और लेकिन जैसे वो ज़मीन पे आएगा तो फेफड़ों द्वारा। तो ये उभयचर प्राणी है, ये ज़मीन पर भी रहते हैं और ये आपके पानी में भी रहते हैं। तो आपने ये ध्यान रखना है
कि मनुष्य तो फेफड़ों द्वारा श्वसन की क्रिया करता है, ठीक है, लेकिन यदि मछलियों की बात की जाए पानी में रहते हुए वो ऑक्सीजन को ग्रहण कैसे कर लेती हैं? गलफड़ों के द्वारा। उनके अंदर गलफड़े होते हैं। देखिए बच्चों, इनके चित्र में आपको नहीं दिखा पा रहा हूँ, इनके चित्र में आपको जो है आगे वीडियो में दिखा दूंगा, ठीक है, सभी के। इसके अलावा पानी में रहने वाले मेढक में त्वचा, मेढक दोनों तरीके से करता है श्वसन। जब वो पानी में रहता है तो वो त्वचा से करता है श्वसन, और जैसे ही वो पृथ्वी की सतह पे आएगा, ज़मीन पे आएगा, तो वो फेफड़ों से करने लगता है। क्या पौधों में भी श्वसन होता है? हाँ जी, पौधों में श्वसन होता है, जो कि गैसीय आदान प्रदान जिसे बोलते हैं। उनकी पत्तियों की निचली सतह पे क्या पाए जाते हैं? सूक्ष्म छिद्र पाए जाते हैं बच्चों, और इन्हीं को पर्णरंध्र कहा जाता है, या इंग्लिश में स्टोमेटा कहा जाता है। ये जो पर्णरंध्र होते हैं, इनकी मदद से जो पौधे की पत्तियां होती हैं, पौधे की पत्तियों की निचली सतह पे ये पाए जाते हैं। पौधा क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करता है और ऑक्सीजन को छोड़ देता है। तो आपने ध्यान रखना है कि जो पौधे की पत्तियों की जो निचली सतह होती है, जैसे मान लीजिए ये पत्ती है, ठीक है, इसकी निचली सतह के ऊपर दुनिया भर के जो है पर्णरंध्र पाए जाते हैं। और ये जो पर्णरंध्र होते हैं, ये जो क्या करते हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन बच्चों छोड़ते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ होती है इन पत्तियों के द्वारा। पत्तियों के अंदर भी श्वसन की क्रिया होती है। तो आपने देखा पौधों में भी हो रही है श्वसन की क्रिया, पत्तियों में भी हो रही है, पौधों के अंदर पोषण की क्रिया भी हो रही है, और जंतुओं में भी पोषण की क्रिया हो रही है। अगला देखिए, सजीव जीवों के लक्षणों की बात कर रहे हैं हम। उसके बाद आता है श्वसन है। आदि के फलस्वरूप सभी जीवों के शरीर में अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं। ये शरीर के लिए आवश्यक और हानिकारक होते हैं, अनावश्यक होते हैं। इन अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। जंतुओं के उत्सर्जी पदार्थ जैसे मलमूत्र, पसीना तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस आदि हैं। उत्सर्जन क्रिया पौधों में भी होती है, जैसे गोंद है, रबड़ है, रेजिन जिसे हींग बोलते हैं, टैनिन जिसे कत्था बोलते हैं, आदि पौधों से उत्सर्जित पदार्थ हैं। अब देखिए भाई, हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार की जैविक क्रियाएं हो रही हैं। जैविक क्रियाएं होने के बाद क्या बचेंगे हमारे शरीर में? अपशिष्ट पदार्थ बचेंगे, और वो अपशिष्ट पदार्थ हमारे शरीर के लिए क्या होते हैं? हानिकारक होते हैं, अनावश्यक होते हैं। तो वो क्या करे जाएंगे? उत्सर्जी अंगों के द्वारा बाहर निकाल दिए जाते हैं, ठीक है। और इसी क्रिया को हम उत्सर्जन की क्रिया कहते हैं। तो जैसे अब उत्सर्जी पदार्थ कौन कौन से हमारे? मलमूत्र जो होता है, जो आप देखते हैं, मलमूत्र को क्या है, उसको त्याग देते हैं, तो ये उत्सर्जी अंगों के द्वारा। पसीना निकलता रहता है, ये भी हमारे शरीर में कुछ अनवांटेड चीज़ें होती हैं, जिनको हानिकारक चीज़ें होती हैं, उनको बाहर निकालता है। कार्बन डाइऑक्साइड जो कि हम सांस के द्वारा बाहर छोड़ते हैं। तो ये सब क्या है? उत्सर्जी पदार्थ हैं, और उत्सर्जी अंग जो होते हैं उनके द्वारा ये क्रिया की जाती है। तो उत्सर्जन की क्रिया पौधों में भी होती है, ठीक है। पौधों में जैसे गोंद निकल जाता है ना, रबड़ उससे निकलती है, रेजिन निकलता है, टैनिन निकलता है। जो रेजिन होता है, जैसे हींग खाते हैं, तो ये क्या है? एक तरह का गोंद ही है, पेड़ों से निकलता है। टैनिन, ये कत्था जो लगाया जाता है, आप देखा होगा पान खाने वाले कत्था पे कत्था का इस्तेमाल करते हैं, टैनिन जिसे बोला जाता है। ये तो ये सब क्या है? पौधों के उत्सर्जी पदार्थ हैं। तो हमने उत्सर्जी पदार्थ जो है, एक तो जंतुओं को देखे और एक हमने पौधों को देखे। दोनों के अलग अलग होते हैं। तो बच्चों, आपको यदि पूछा जाए बताइए जंतुओं के उत्सर्जी पदार्थ क्या हैं, तो आप बता सकते हैं मलमूत्र है, पसीना है, कार्बन डाइऑक्साइड है। और पौधों के उत्सर्जी पदार्थ यदि पूछे जाएंगे तो आप बता सकते हैं गोंद है, रबड़ है, रेजिन है, ये तमाम चीज़ें बता सकते हैं। तो आपने अभी हम तीन प्रक्रियाएँ आपको बता दी, पोषण की क्रिया, श्वसन की क्रिया और उत्सर्जन की क्रिया। अब हम संवेदनशीलता के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि पेड़ पौधे और जीव जंतुओं के अंदर संवेदनशीलता भी होती है, यानी कि वो संवेदनशील होते हैं। यदि उनको चोट लग जाए या उनको कोई छुए तो उनके अंदर भी क्या दर्द महसूस होता है। तो चलिए इसकी भी बात हम लोग कर लेते हैं बच्चों। आपने देखा होगा कि अचानक पटाखे की आवाज़ होने से पेड़ पौधे पर बैठे और यदि किसी गर्म वस्तु पर आपका हाथ पड़ जाता है तो उसे आप तुरंत हटा लेते हैं। मनपसंद पकवान देखने पर मुंह में
अपने आप पानी आने लगता है अथवा खाने की इच्छा होने लगती है। उपरोक्त उदाहरण देखिए, कहने का मतलब क्या है। जैसे कोई पटाखा फटेगा तो फटने से क्या होता है, हमारे कानों में भी एकदम से आवाज़ जाती है और जो कहीं पेड़ पे कहीं पक्षी बैठे हुए हैं वो उड़ जाते हैं। इसी प्रकार किसान जो है गाँव में जो है, जैसे कोई पक्षी को भगाना है तो वहाँ पर यदि पटाखा फोड़ देंगे तो वो पक्षी भाग जाते हैं। ये काम भी हम करते हैं। यदि किसी गर्म वस्तु पर हमारा हाथ लग जाता है गलती से तो हम क्या करते हैं, एकदम से हटा लेते हैं उसको। और इसके अलावा मनपसंद कोई पकवान बन रहा हो हमारे आसपास में, उसकी खुशबू आ रही हो हमारे तक, तो हमारे मुंह में पानी आ जाता है। तो ये हमें उसको खाने की इच्छा होने लगती है। तो ये सब क्या हो रही हैं, ये जो चीज़ें होती हैं ये किसके उदाहरण हैं। उपरोक्त उदाहरण जीवों में परिवर्तन के प्रति अनुक्रिया प्रदर्शित करते हैं। यानी कि कोई परिवर्तन जब होता है हमारे आसपास में तो हमारा शरीर अनुक्रिया करता है, यानी एक रिएक्शन करता है। पटाखे की आवाज़, गर्म वस्तु तथा मनपसंद पकवान उद्दीपन है। ये सब लोग क्या कर रहे हैं, उद्दीपन क्या होता है। देखिए, उद्दीपन का मतलब जो हमारा शरीर जिसके विपरीत क्या करे, रिएक्शन करे। यानी कि उद्दीपन मतलब हमारा शरीर क्या कर रहा है, रिएक्शन कर रहा है। कोई भी परिवर्तन हो रहा है हमारे आसपास में, हमारा शरीर एक तरह का रिएक्शन करता है, अनुक्रिया करता है। तो ये इसको अनुक्रिया के लिए उद्दीपन की ज़रूरत होती है। और उद्दीपन कुछ भी हो सकता है बच्चों, वो आवाज़ हो सकती है, वो किसी बर्तन की गर्माहट हो सकती है, ठीक है, कोई खुशबू हो सकती है, जिससे वो उद्दीपन का कार्य करेंगे और हमारे शरीर अनुक्रिया करेगा, ठीक है। तो रिएक्शन और एक्शन दोनों होते हैं। पक्षियों का उड़ जाना, हाथ को हटा लेना तथा मुंह में पानी आना इनकी अनुक्रिया है। तो उद्दीपन के विपरीत क्या होती है, अनुक्रिया। तो इसी तरह से आप ध्यान रखेंगे कि उद्दीपन जब होगा तो अनुक्रिया जरूर होगी। किसी भी उद्दीपन के प्रति शरीर द्वारा की गई अनुक्रिया ही संवेदनशीलता है। देखिए, अब यहाँ पे जो शब्द निकल के आया संवेदनशीलता, वो संवेदनशीलता क्या है, वो अनुक्रिया है। क्या है, अनुक्रिया। लेकिन कौन करता है, ये शरीर करता है, पौधे करते हैं, ठीक है। लेकिन ये कब होगा, जब उद्दीपन होगा। और उद्दीपन क्या है, उद्दीपन जैसे पटाखे की आवाज़ है, गर्म वस्तु है, ठीक है, मनपसंद पकवान है, ये सब उद्दीपन है, ठीक है। तो जैसे ही हमारे कोई मनपसंद पकवान हमारे सामने आता है तो जो मनपसंद पकवान है बच्चों, उसको तो हम बोल देंगे उद्दीपन। लेकिन जब हमारे शरीर में लार निकलने लगेगी या हमारे मुंह में पानी आ जाएगा, वो अनुक्रिया होती है। और यही अनुक्रिया कहलाती है बच्चों संवेदनशीलता। यही संवेदनशीलता सजीवों में पाई जाती है, निर्जीवों में नहीं पाई जाती है, ठीक है। आगे देखिए, तो पौधे भी उद्दीपन के प्रति संवेदनशील होते हैं। जैसे छुई मुई या लाजवंती की पत्तियों को स्पर्श करें, आप देखेंगे कि स्पर्श करते ही पत्तियां झुककर बंद हो जाती हैं। देखिए यहाँ पर क्या होता है, ये छुई मुई का पौधा है, कहते हैं छुई मुई का पेड़ नहीं जो छूने से मुरझा जाऊं। तो यहाँ पे छुई मुई का वृक्ष आपको दिख रहा है। यहाँ पे जैसे ही आप इसको छुएंगे, छूते ही इसकी पत्तियाँ मुरझा जाती हैं। अतः इसको लाजवंती का पौधा भी कहते हैं। अतः लाजवंती स्पर्श उद्दीपन के प्रति संवेदनशील है। यानी कि जैसे ही हम इसको स्पर्श करते हैं तो क्या होता है, ये एक अपने आप ही जो है संवेदनशील होने के कारण ये झुक जाती हैं, ठीक है, इसकी पत्तियाँ। इसी प्रकार कई फूल प्रायः खिलते हैं और रात रानी रात में खिलती है तथा दिन में बंद हो जाती है। सभी जीव उद्दीपन जैसे स्पर्श, ताप, प्रकाश, ध्वनि, विद्युत आदि के प्रति संवेदनशील होते हैं। संवेदनशीलता जीवों का प्राकृतिक स्वभाव है। देखिए, अब आप ध्यान रखना, उद्दीपन की बात मैंने आपको बताई थी। चाहे वो स्पर्श करेंगे हम किसी चीज़ को तो हमें कुछ महसूस होगा, पता लगेगा कि क्या चीज़ है ना, गर्म है, ठंडी है। ताप का पता लगता है हमको। प्रकाश जब हमारी आंखों पर पड़ता है तो हमारी आंखों में क्या होता है, हमारी आंखें अनुक्रिया करती हैं, बंद हो जाती हैं, है ना। यदि ध्वनि सुनाई देगी कानों को तो भी हम अनुक्रिया करता है हमारा शरीर। विद्युत, ठीक है, अनुक्रिया करता है। विद्युत क्या होती है, जो बिजली, तो भी हमारा शरीर अनुक्रिया करता है। तो कहने का मतलब इन सारी अनुक्रियाओं जितनी भी आप देख रहे हैं, हमारा शरीर अनुक्रिया करता है। जब भी कोई उद्दीपन हमारे आसपास में होगा तो हमारा शरीर क्या करेगा, अनुक्रिया करेगा। इसीलिए अनुक्रिया करने के इसी गुण को संवेदनशीलता कहा जाता है। इसीलिए कहते हैं कि मनुष्य
या जीव जंतु, जितने भी जीव जंतु हैं और पेड़ पौधे हैं वो सब क्या है, संवेदनशीलता के गुण को प्रदर्शित करते हैं या ये संवेदनशील होते हैं। क्या आपने विचार किया है कि आप किस किस प्रकार की संवेदनशीलता का अनुभव कर सकते हैं? हम सभी देखने, सुनने, स्पर्श, गंध एवं स्वाद का अनुभव करते हैं। हम सभी लोगों के अंदर ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं, सुनने के लिए कान है, स्पर्श है यानी कि हम त्वचा के द्वारा स्पर्श करते हैं, गंध सूंघने का यानी कि नाक के द्वारा सूंघते हैं, और स्वाद यानी जीभ के द्वारा हम चखकर स्वाद भी बता सकते हैं। तो कहने का मतलब ये सब संवेदनशीलता ही तो है कि हम सुन सकते हैं, हम चीज़ों को स्पर्श करने से महसूस कर सकते हैं, हम उसकी सुगंध या गंध को महसूस कर सकते हैं, हम स्वाद को बता सकते हैं। तो ये सब जो गुण हैं, ये सब गुण सजीवों के गुण ही होते हैं। तो आज हमने जाना सजीवों के गुण क्या क्या होते हैं। इसके अलावा सजीवों के अंदर 2 गुण और भी बहुत ज़रूरी हैं, उनको भी देख लेते हैं। देखिए, सजीव जो होते हैं बच्चों, वो वृद्धि करते हैं। जैसे मुर्गी के अंडे से चूजा निकलता है जो धीरे धीरे बड़ा होकर वयस्क हो जाता है, इसी प्रकार बीज अंकुरित होकर नन्हा पौधा बन जाता है जो वृद्धि करके विशाल वृक्ष का रूप ले लेता है। प्रत्येक जीव आकार प्रकार में समय के साथ बढ़ता रहता है और यह क्रिया ही वृद्धि कहलाती है। पेड़ पौधे में वृद्धि जीवन पर्यंत होती है, जबकि जंतुओं में वृद्धि एक निश्चित आयु तक होती है। तो देखिए यहाँ पर एक एग्जांपल दे रखा है। पहले अंडा था, अंडा जो है धीरे धीरे क्या उसमें चूजा बना और यही चूजा जो है वयस्क के रूप में बड़ा हो जाता है। यानी जंतुओं में, सारे जंतुओं में क्या होता है, जितने भी जंतु होते हैं उनमें वृद्धि होती है एक समय तक, लेकिन एक समय के बाद वो वृद्धि उसमें होना बंद हो जाती है। लेकिन जो पौधे होते हैं हमारे, बीज से लेके उसमें वो पेड़ बनने तक उनमें वृद्धि चलती रहती है और जीवन पर्यंत ये वृद्धि चलती रहती है, अनवरत चलती रहती है। जब उनकी टहनियाँ टूट जाती हैं तो नई टहनियाँ निकल आती हैं। तो कहने का मतलब पेड़ पौधों में वृद्धि तो जीवन पर्यंत चलती है, लेकिन जंतुओं में वृद्धि एक निश्चित आयु पे आने के बाद बंद हो जाती है। तो ये भी हमारे सजीवों का एक गुण है कि जितने भी सजीव हैं हमारे वो वृद्धि करते हैं। आगे देखिए, हमारे जो सजीव हैं बच्चों वो प्रजनन भी करते हैं। क्या आपने कभी पक्षियों के घोंसलों को देखा है? वे घोंसलों में अंडे देते हैं जिससे छोटे छोटे बच्चे बाहर निकल आते हैं। इसी प्रकार मनुष्य, गाय, कुत्ता, बिल्ली आदि वयस्क होने पर अपने छोटे छोटे बच्चों को जन्म देते हैं। पौधों के बीज को मिट्टी में बो देने पर वह अंकुरित होकर नए पौधों को जन्म देता है। सभी जंतुओं तथा पौधों में अपने समान जीवों को उत्पन्न करने की क्षमता होती है। इस क्रिया को हम प्रजनन कहते हैं। हमारे आसपास अनेक प्रकार के जंतु रहते हैं। इनमें से कुछ जंतु अंडे देते हैं और कुछ बच्चे देते हैं। देखिए, प्रजनन की क्रिया क्या है, इसको समझने की ज़रूरत है। प्रजनन की क्रिया मतलब सबसे पहले इसको कैसे समझेंगे, जैसे देखिए, ये यहाँ पर आप एक चिड़िया देख रहे हैं, यहाँ पर आप जो है बच्चों ये कुत्ता देख रहे हैं, इसके बच्चे हैं कुतिया के, यहाँ पे बिल्ली के बच्चे हैं, यहाँ पे गाय का बछड़ा है। कहने का मतलब ये सब क्या है, बच्चे देख रहे हैं आप। तो जब ये जो बच्चे हैं, ये सजीव जंतु जो होते हैं वो अपने जैसे जीवों को जन्म देते हैं। ठीक है, वो पौधे भी देते हैं। पौधे जो होते हैं वो बीज को मिट्टी में बो दीजिए तो वो क्या होगा, वो बीज जो है एक दिन पौधा बनेगा और फिर वो एक दिन पेड़ बन जाता है। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये है बच्चों कि सभी जंतुओं तथा पौधों में अपने समान जीवों को उत्पन्न करने की क्षमता होती है। यानी कि जितने भी जीव होते हैं, यहाँ पे देखिए, सभी जीव जंतुओं तथा पौधों में अपने समान जीवों को उत्पन्न करने की क्षमता होती है और इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, प्रजनन कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रजनन। यानी कि सजीव जो है हमारे वो प्रजनन की क्रिया करते हैं, यानी अपने जैसे बच्चों को पैदा करते हैं, चाहे वो जानवर हों, चाहे वो इंसान हो और चाहे वो पेड़ पौधे हों। पेड़ पौधों के बीज को हम बो देते हैं, किसी की लकड़ी को काट के बो देते हैं, ठीक है, तो भी वो उसी प्रकार का पौधा, उसी प्रकार का पेड़ बन जाता है कुछ समय के बाद। तो अपने जैसे बच्चों को पैदा करना, इनमें देखिए, और कुछ ऐसे होते हैं जो अंडे देते हैं। कुछ जंतु क्या है, अंडे देते हैं, कुछ बच्चे पैदा करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये जो हमें दिख रहे हैं यहाँ पे तालिका में, यहाँ पर तालिका नहीं, ये जो चित्र में दिख रहे हैं बच्चों, ये सब क्या है, यहाँ पे ये सब, यहाँ पे देखिए, ये अंडे वाले हैं, ये अंडे वाले हैं, ये बच्चे वाले हैं,
ये बच्चे वाले हैं। और जो गाय का बछड़ा यहाँ दिख रहा है आपको, ये यहाँ पर ये भी क्या है, ये भी कहीं ना कहीं आपको दिख रहा है, ये बच्चे वाला है। तो अब देखिए, कुछ जीव हमारे अंडे देते हैं, कुछ बच्चे देते हैं। अब यहाँ पे एक तालिका बनी हुई है, उस तालिका को भरना है। अंडे देने वाले तथा बच्चे देने वाले जंतुओं के नाम को तालिका में भरिए, ठीक है। तो इसमें आप भर सकते हैं, अपने आसपास में देख लीजिए, 4 ही नाम भरने हैं। अंडे देने वाले कौन से हैं, उनका नाम भरेंगे आप, ये आपका होमवर्क है। और बच्चे देने वाले जो जंतु हैं उनका नाम यहाँ पे भरेंगे आप, ठीक है। तो ये बच्चों आज का था, आपको मैंने बता दिया कि किस प्रकार से आज हमने क्या सीखा। आज बच्चों हमने सीखा कि सजीवों के लक्षण क्या होते हैं। और सजीवों के लक्षण में सबसे पहले पोषण का लक्षण, श्वसन का लक्षण, उत्सर्जन का लक्षण और संवेदनशीलता का लक्षण, और इसके अलावा वृद्धि और प्रजनन का लक्षण हमने सीखा। पोषण के लक्षण में मैंने आपको बताया किस प्रकार से हरे पौधे अपना खुद भोजन बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा। और ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा जब वो भोजन बनाते हैं तो उसके लिए किस किस चीज़ों की आवश्यकता होती है, ठीक है। इसीलिए पौधों को स्वपोषी कहा जाता है। कुछ जो जंतु हैं वो शाकाहारी होते हैं, कुछ मांसाहारी होते हैं, कुछ सर्वाहारी होते हैं। इसी प्रकार से इस पोषण की क्रिया तो होती ही है, इसके साथ श्वसन की क्रिया भी चलती रहती है साथ साथ, जिसमें ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं सजीव और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ते हैं। इसी प्रकार से पेड़ पौधों में भी श्वसन की क्रिया निरंतर चलती रहती है, और लेकिन वो क्रिया जो है वो पत्तियों में उपस्थित सूक्ष्म छिद्रों के द्वारा होती है। और ये सूक्ष्म छिद्रों को हम पर्णरंध्र कहते हैं या फिर इनको स्टोमेटा कहते हैं। इसी प्रकार से जब ये श्वसन और सब पोषण की प्रक्रिया हो जाती है तो कौन सी प्रक्रिया होती है, पोषण की प्रक्रिया होने के बाद, श्वसन की क्रिया होने के बाद उत्सर्जन की क्रिया होती है। क्योंकि जब ये दोनों चीज़ें हो जाएंगी तो हमारे शरीर में कुछ अपशिष्ट पदार्थ बनेंगे जो हमारे शरीर को के लिए हानिकारक होते हैं, और उन हानिकारक को बाहर निकालने के लिए हमारे शरीर में उत्सर्जी अंग पाए जाते हैं। इसी प्रकार से उत्सर्जी अंग जो है पौधों में भी पाए जाते हैं। संवेदनशीलता यानी कि संवेदनशील होती हैं पेड़ पौधे, जीव जंतु संवेदनशील होते हैं। उनके आसपास होने वाले परिवर्तन जो होते हैं उसके प्रति वो संवेदनशील होते हैं। यानी कि वो क्या करते हैं कि जैसे छुई मुई का पौधा है, वो जैसे ही इसको छूते हैं तो क्या होता है, वो मुरझा जाता है। तो कहने का मतलब अनुक्रिया, हमारा शरीर एक अनुक्रिया करता है, रिएक्शन करता है हमारे आसपास होने वाले परिवर्तन जो भी होते हैं, और इसी अनुक्रिया को संवेदनशीलता भी कहा जाता है। तो हम कहते हैं कि जीव जंतु जो है वो संवेदनशील, पेड़ पौधे संवेदनशील होते हैं। सभी जीव जंतु और पेड़ पौधे वृद्धि करते हैं, उसके अलावा प्रजनन भी करते हैं, यानी अपने जैसे जंतुओं को जन्म देते हैं। तो ये था आज का बच्चों पूरा का पूरा चैप्टर। इसको समझिएगा, देखिएगा, कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे ज़रूर पूछेगा। मैं आपके हर एक क्वेश्चन को गंभीरता से लेता हूँ। थैंक यू वेरी मच बच्चों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।